नमस्कार, स्वागत है इस क्लास में आप सभी का। पिछले दिन हम लोग जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 तक साइंस पढ़ लिए थे और आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 से कंटिन्यू करना है। तो क्लास को आप कंटिन्यू रखिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का जो छठा चैप्टर है वह है जंतुओं में जनन। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जंतुओं में जो जनन है इस चैप्टर को पढ़ना है। तो शुरू करते हैं क्लास को। महिला में निषेचन अंडवाहिनी में होता है, यानी जो महिला है, फीमेल है, इसमें जो अंडे का जो निषेचन होता है यह उनके अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन दो प्रकार से होते हैं। जो जंतु में निषेचन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है आंतरिक निषेचन और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आंतरिक निषेचन के बारे में। तो ध्यान रखना, आंतरिक निषेचन में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। मतलब कि अंडे का जो फर्टिलाइजेशन है वह शरीर के अंदर ही होगा, तब उसको बोला जाएगा आंतरिक निषेचन। जैसे मनुष्य के अंदर, गाय के अंदर, कुत्ता के अंदर, मुर्गे के अंदर। अब ऐसे समझिए कि जिस जंतु में आंतरिक निषेचन होगा वह बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ लीजिए। एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन में होता क्या है कि जो अंडे का फर्टिलाइजेशन होगा या जो अंडे का निषेचन होगा वह मादा के शरीर से बाहर होगा। यानी मादा के शरीर से बाहर जब निषेचन होता है तो उसी को हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। और इसमें आ जाता है मेढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि। यानी देखते हैं जो मेढक होता है, जो मछली होती हैं, ये जो है अंडे देते हैं। क्या कर देते हैं? अंडे देते हैं और फिर जो है अंडे से बच्चे का जन्म होता है। तो इनके जो निषेचन होता है यह इनके शरीर से बाहर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बाह्य निषेचन कहा गया है। चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं। अब एक होता है जरायुज। तो जरायुज किसे कहते हैं? तो जो जंतु बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। यानी जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। अंडज का मतलब जो अंडा देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं। और तीसरी बात करें तो एक होता है कयांतरण। कयांतरण का मतलब है कि आप देखे होंगे कि जो मेढक का जो टेडपोल होता है, छोटा सा बच्चा होता है, जैसे वो मेढक की तरह नहीं होता है, ठीक ना। तो जब टेडपोल जो है, टेडपोल से मेढक यानी वयस्क मेढक बनता है, इसी प्रक्रिया को कयांतरण कहा जाता है। यानी टेडपोल से वयस्क मेढक बनने की जो प्रक्रिया है उसको कयांतरण कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि भेड़ की पहली बार क्लोन इयान विल्मट ने तैयार किया था। देखिए अब यहाँ पे लगभग जो है 1996 में इयान विल्मट नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, भेड़ का क्लोन तैयार किया। और ये जो नया क्लोन बना था भेड़ का, उसका नाम डॉली रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? डॉली। तो डॉली जो क्लोन था, जो भेड़ था, इसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुई थी। यानी इसी समय इस भेड़ का क्लोन तैयार किया गया था और ये 14 फरवरी 2003 को इसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसे फेफड़े की बीमारी हो गई थी। ठीक है, अब क्लोन हेतु क्या करना पड़ता था? ये जो डॉली नामक जो क्लोन था भेड़ का, इसको तैयार करने के लिए वैज्ञानिक ने, यानी जो वैज्ञानिक थे इयान विल्मट, इन्होंने फिन डॉर्सेट भेड़ जो मादा थी, तो फिन डॉर्सेट भेड़ जो मादा थी इसकी स्तन ग्रंथि से कोशिका लिए और फिर स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से, ये भी भेड़ है, ये जो नर भेड़ है, इससे इन्होंने अंड कोशिका लेकर
अंड कोशिका को लेकर मादा कोशिका के से केंद्रक हटाकर नर कोशिका के केंद्रक डाला गया। अब ऐसे समझ लीजिए कि जो फिन डॉर्सेट भेड़ था मादा, इसके स्तन ग्रंथि से कोशिका को लिया गया और नर ग्रंथि जो नर भेड़ था जिसका नाम स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव था, इसके अंड कोशिका लेकर और फिर मादा कोशिका के जो केंद्र था उसको हटा दिया गया और नर कोशिका के केंद्र को उसमें डाल दिया गया और इस तरह से डॉली की जन्म हुई, जिसे क्लोन भेड़ कहा गया था या और इसका नाम डॉली रखा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर पूछा भी जा सकता है तो क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि किस मादा भेड़ का नाम क्या था, तो फिन डॉर्सेट भेड़ था और नर भेड़ कौन था, तो स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव था। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1996 में इयान विल्मट के द्वारा जो क्लोन भेड़ तैयार किया गया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो है डॉली था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए IVF जो है इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 नंबर किशोरावस्था की ओर, ठीक है। 6ठा चैप्टर में उतना ही था, अब 7वां चैप्टर की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किशोरावस्था का जो ये समय काल है या जो आयु है यह 11 वर्ष से शुरू होता है और ये 18 या 19 वर्ष तक ये चलता है, ठीक है। और इस किशोरावस्था में जनन परिपक्वता आती है और यौनावस्था में परिवर्तन होने लगता है। और इस यही किशोरावस्था है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की के अंदर उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि यौनावस्था में कौन कौन से शरीर में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर में परिवर्तन होता है। जो लड़के होते हैं उनके स्वर भारी होने लगता है, जो लड़कियां होती हैं उनके स्वर की जो पिच है, जो उनकी आवाज़ है वो थोड़ा सा मधुर होने लगता है। जनन अंगों का विकास होता है, महिलाओं में अंडाशय बनना शुरू हो जाता है, पुरुषों में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। शारीरिक आकार में भी परिवर्तन होने लगता है, जैसे जो लड़के हैं उनके जो है चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग दाढ़ी मुछ बोलते हैं। जो महिलाएं हैं उनके अंदर भी स्तन का विकास होना शुरू हो जाता है और फिर लैंगिक लक्षण भी इनके अंदर दिखाई पड़ने लगते हैं। मानसिक बौद्धिक परिपक्वता भी प्राप्त होने लगता है और ये लड़के जो लड़की हैं इनके अंदर जो है मानसिक जो ये क्षमता है इसकी भी वृद्धि होने शुरू हो जाती है। ये कुछ लक्षण हैं यौनावस्था के, जिससे आप अच्छे से समझ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं हार्मोन के बारे में। अब यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे हर समय देता है कि ये हार्मोन लाइपेज दिया था शायद टीआरई 2 में या टीआरई 3 में, मैंने दिया ही था, लाइपेज के बारे में आया था, एमाइलेज या लाइपेज ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हार्मोन और एंजाइम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, यानी हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। और ये जो हार्मोन होता है या जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये वाहिका विहीन होती है, यानी डक्टलेस होती है। इसमें किसी प्रकार का वाहिका नहीं पाया जाता। ये रक्त के द्वारा हार्मोन का गमन होता है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि हार्मोन का गमन किसके माध्यम से होता है, वाहिका के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, प्लाज्मा के माध्यम से, और मैक्सिमम लोग गलती कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि जो हार्मोन होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा ही रिलीज किया जाता है और ये रक्त के द्वारा गमन करता है, यानी रक्त के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है हार्मोन। जबकि एंजाइम की बात करें तो एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा रिलीज की जाती है। दो बातें मैंने बताया। एक बात ये बताया कि हार्मोन हमेशा अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा ही रिलीज किया जाएगा और ये डक्टलेस होगा, मतलब कि इसमें किसी प्रकार की जो है वाहिका नहीं पाए जाएंगी और ये रक्त में घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करेंगे, हार्मोन जितने भी होंगे।
जबकि जो एंजाइम होते हैं ये बाह्यस्रावी ग्रंथि के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसमें अब ध्यान रखिएगा कि मिश्रित ग्रंथि हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी मिश्रित ग्रंथि होती हैं, मिश्रित ग्रंथि जो होती हैं ये क्या करती हैं, तो ये जो है हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती हैं। जैसे अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि अग्नाशय से जो है हार्मोन और एंजाइम दोनों रिलीज होता है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यौनावस्था में पुरुष में टेस्टोस्टेरोन बनता है, जबकि महिला में एस्ट्रोजन बनता है। और एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एस्ट्रोजन का निर्माण किस में होता है, मेल या फीमेल में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है टीआरई में। अब आगे हम बात करें तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन तो भाई एग्जाम में आया हुआ है ऑलरेडी। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, ये भी टीआरई 3rd में ही आया है ये क्वेश्चन कि अंतःस्रावी ग्रंथि के एग्जाम्पल है। तो ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि आता है, थायराइड आता है, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण, ये सभी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और मैंने बताया कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जितनी भी होंगी उनके पास वाहिका नहीं पाया जाता, मतलब ये डक्टलेस होती हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करें तो आप ऐसे समझिए कि जो वृषण होता है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो लैंगिक विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अंडाशय में एस्ट्रोजन का एस्ट्रोजन निकलता है जो लैंगिक विकास के लिए महिलाओं में जिम्मेदार उत्तरदायी होता है। पीयूष ग्रंथि इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है जिसमें एसटीएच निकलता है और ये लंबाई में वृद्धि करता है। अब समझिए कि जिस व्यक्ति के अंदर एसटीएच कम रिलीज होगा उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी रह जाएगी, कम होगी, और जिसके अंदर ज़्यादा एसटीएच रिलीज होता है उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक ना। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही ये रिलीज किया जाता है एसटीएच और ये लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। अग्नाशय में इंसुलिन का स्राव होता है और ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है और यही इंसुलिन है कि ये जिम्मेदार होता है किसी व्यक्ति के अंदर शुगर को कम या ज़्यादा करने में। अगर जिस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन का स्राव कम होगा उसके अंदर जो है शुगर बीमारी हो जाएगी, जिसके अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में होगा उसे शुगर की बीमारी नहीं होगी। एड्रिनल ग्रंथि की बात करें तो एड्रिनल ग्रंथि जो है एड्रिलिन जो है हार्मोन के स्राव करता है और ये लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि लड़ो या उड़ो जो है हार्मोन किसे कहा जाता है। तो ये जो है एड्रिलिन जो हार्मोन है इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। मतलब कि ये जो है आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए क्या करता है, प्रभाव उसको आपके ऊपर प्रभाव डालता है। जैसे आपका तुरंत रक्तचाप बढ़ जाएगा, आपका जो है ये नमक नियंत्रण भी करता है। जैसे आप मान लीजिए कि अचानक आपको सांप दिख गया तो क्या होगा, अब तो आप तुरंत जो है क्या करेंगे, आप तुरंत एक्शन करेंगे। तो वहाँ पे आपका एड्रिनल ग्रंथि काम करती है। एड्रिनल जो है हार्मोन रिलीज होता है और तुरंत कहते हैं कि भाई यहाँ से तुम भागो या तो फिर सांप को मार दो। ठीक ना। तो यह है एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि ये तुरंत एक्शन लेता है इसलिए इसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं थायराइड के बारे में। तो ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि जो है यहाँ से थायरेक्सिन रिलीज होता है और थायरेक्सिन जो है ये इस जिसके अंदर थायरेक्सिन हार्मोन की रिलीज कम होती है उसमें घीघा रोग होता है। जनावस्था की बात करें तो जनावस्था जो है महिला में बात करें तो ये 10 से 12 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है और ये 45 से 50 वर्ष तक चलती है। मतलब कि जो महिला है इसके अंदर जनन करने की क्षमता 10 से 12 साल के अंदर आ जाती है और लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच तक रहती है। एक होता है रजो दर्शन, दूसरा होता है रजो निवृत्ति। ये क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो रजो दर्शन होता है इसको ऋतुस्राव भी कहा जाता है और ये पहला ऋतुस्राव को कहा जाता है। मतलब कि किसी गर्ल्स के अंदर जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, पहली बार उनके अंदर जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है तो इसे जो है हम लोग ऋतुस्राव या रजो दर्शन कहते हैं। और यहीं जब
महिलाओं में अंतिम ऋतुस्राव होता है, मतलब कि जब लास्ट बार उनके शरीर के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा होता है, तो इसे हम लोग रजो निवृत्ति कहते हैं, और इसके बाद उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होता है। इसको ध्यान रखना, रजो निवृत्ति और रजो दर्शन। अब लिंग के निर्धारण के लिए एक जांच होती है जिसे एमनियोस्टिटोसिस कहा जाता है, एमनियोस्टिटोसिस, ठीक ना। अब आप समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम लोग जानते हैं कि किसी जो मानव है, मेल या फीमेल, इसके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, लगभग 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। ऑटोसोम को कायिक गुणसूत्र कहा जाता है और एलोसोम को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब ध्यान रखना कि 23 जोड़ी गुणसूत्र में 46 गुणसूत्र तो हो गए, क्योंकि 23 जोड़ी है, तो 46 गुणसूत्र में या 23 जोड़ी गुणसूत्र में 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, जो 44 की संख्या में हो गए, ये होते हैं कायिक गुणसूत्र, ठीक है। यानी ये आपके शरीर की लंबाई, चौड़ाई, आकार, वृद्धि, ये सब डिसाइड करते हैं, ठीक ना, कि आपके चेहरे का बनावट का होगा, ये सब डिसाइड करते हैं कायिक गुणसूत्र। जबकि एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, जो संख्या में 2 होता है, इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। यही डिसाइड करेगा कि कोई बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। तो कैसे, ध्यान रखिएगा, एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है, जो संख्या में 2 हुआ, इसमें या तो XY पाया जाएगा या तो XX पाया जाएगा। तो XY किस में पाया जाएगा, तो XY ये मेल में पाया जाएगा और XX फीमेल में पाया जाएगा। और यही आप जानते हैं कि जब महिला से X और पुरुष से Y आता है, और जब दोनों मिलता है तब लड़का बनता है, और मान लीजिए महिला से X आ गया और पुरुष से भी X आ गया, तब ये एक गर्ल्स बेबी का जन्म होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है, उसमें 22 जोड़ी तो सिर्फ आपके शरीर की बनावट, आकार निश्चित करते हैं, और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें XX या XY होते हैं। मेल में XY और फीमेल में XX होते हैं, और यही किसी बच्चे का जो निर्धारण करता है कि वह मेल होगा कि फीमेल होगा। आगे हम बात करते हैं कि मेढक में टेडपोल के क्रियांतरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरी होता है। मतलब कि मेढक का जो टेडपोल होता है, उसकी अगर क्रियांतरण करना है तो उसके लिए थायरॉक्सिन हार्मोन जरूरी होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन उनके अंतर्गत न रिलीज होगा, उनके शरीर के अंदर अगर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज ना हो, तब ये टेडपोल से मेढक नहीं बन पाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम चैप्टर नंबर 8 है बल तथा दाब। बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे याद रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है। तो बल का परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है, ठीक है। बल का सूत्र होता है, जिसे F = ma कहते हैं, यानी फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये जो है बल का जो सूत्र है, ये न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है बल का सूत्र, जिसे हम लोग F = ma बोलते हैं। बल की मात्रा की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, और इसी को हम लोग डाइन कहते हैं। मैक्सिमम लोग को न्यूटन ही पता रहता है, डाइन कुछ ही लोगों को पता रहता है, तो डाइन भी याद रखिएगा। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको न्यूटन न देकर डाइन ही दे दे। तो ध्यान रखिएगा कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसे डाइन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बल के बारे में। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल जिसमें हम किसी चीज़ को संपर्क करते हैं, मतलब कि टच करते हैं, उसको छूते हैं, उसके बाद ही बल लगता है, और इसमें आता है पेशीय बल और घर्षण बल। जैसे पेशीय बल का मतलब, अगर आपको बोतल उठाना है या बोतल को एक जगह से दूसरी जगह करना है, तो बिना आप उसको पकड़े अपने मांसपेशियों से बल लगाए हुए वह उठ नहीं सकता है और एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकता है। इसे ही हम लोग पेशीय बल कहते हैं। घर्षण बल आप जानते हैं, चलने के लिए
हमारे जो है पैरों के जो पैर हैं या जो जूता चप्पल पहनते हैं वह और मिट्टी के अंदर घर्षण लगता है। घर्षण बहुत सारी चीज़ों में लगता है, यानी घर्षण के लिए कोई भी दो वस्तु का होना जरूरी है। जब कोई भी दो वस्तु होंगी उसके बीच में घर्षण लगेगा, रगड़ होगी, तो इसी को घर्षण बल कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, घर्षण हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। ऐसा मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि घर्षण के माध्यम से ही हम लोग चल पाते हैं, और घर्षण के माध्यम से जो है आप देखते हैं कि ऊष्मा रिलीज हो पाती है। ये तो फायदे की बात होगी, लेकिन ध्यान रखना घर्षण के माध्यम से जो वस्तु होती है इनमें घिसावट होती है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए देखते हैं कि गाड़ियों में स्नेहक या लुब्रिकेंट को डाला जाता है ताकि उनके अंदर घर्षण कम हो। ठीक है, तो ये आप समझ गए संपर्क बल के बारे में। अब हम बात करते हैं असंपर्क बल के बारे में। असंपर्क बल 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय बल, अब ऐसे समझिए कि असंपर्क बल का मतलब है कि ऐसा बल जिसमें किसी चीज़ को संपर्क किए बिना ही उस पर बल लग जाए, उसको बिना छुए बल लग जाए। जैसे देखते हैं, 2 चुंबक ले लीजिए और दोनों चुंबक को आसपास रखिए। एक चुंबक को जैसे दूसरे चुंबक के पास ले जाएंगे तो जो दूसरा वाला चुंबक रहेगा वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो बिना संपर्क किए दूसरे चुंबक से ऑटोमेटिक जो है आगे बढ़ना शुरू कर देगा, मूवमेंट कर देगा। इसका मतलब है कि बिना टच किए हुए उनके अंदर बल लग रही है। ये हो गया आपका असंपर्क बल के उदाहरण चुंबकीय बल। दूसरा होता है स्थिर वैद्युत बल। अब देखते हैं कि जो करंट का जो ये बल होता है ये भी क्या है, ये भी स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। और उसके बाद होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे आप भली भांति परिचित हैं कि हर एक जो वस्तु है जो पृथ्वी पर है, इस वातावरण में है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लागू हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है बल हैं, ये तीनों ये जो है असंपर्क बल के उदाहरण हैं। चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ तथ्य के बारे में। तो ध्यान रखना, सबसे प्रबल यानी सबसे मजबूत जो बल होता है इसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं, और सबसे कमज़ोर जो बल है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम दाब के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दाब ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में लगता है, यानी दाब सब पर लगता है, चाहे कोई वस्तु ठोस में हो, द्रव्य में हो या गैसीय अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो उस पर दाब लगेगा। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या इसी को पास्कल बोला जाता है। लेकिन दाब जब गैस में लगेगा तो उसको बार कहा जाता है। 3 बातें मैंने यहाँ पे बताया आपको। पहली बात बताया कि दाब का जो मात्रक होगा वह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, ये बात मैंने आपको बताया। और ये बताया कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं, ये दाब की मात्रक है। लेकिन यही दाब जब किसी गैस के ऊपर लगेगा तब वहाँ पे इसको हम लोग बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन दिया हुआ है। आगे बात करते हैं तो ऊंचाई अधिक होने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा जल का क्वथनांक घट जाता है, इसलिए देरी से खाना पकता है। देखिए, एक क्वेश्चन TRE 2 में शायद पूछा जा चुका है कि TRE 1 में, ठीक ना। अब ध्यान रखना कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। और आप देखते हैं कि यही कारण है कि जो पहाड़ होते हैं उन पर जो है खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और जल की जो क्वथनांक है वो घट जाता है, और इसलिए खाना देरी से पकता है। कारण क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे खौलना शुरू करता है, ये आपको पता है। आपको मान लीजिए कि आपको चावल बनाना है या मीट बनाना है, आप पहाड़ पे हैं, आग जला रहे हैं, पता चला कि जल का क्वथनांक घट गया है ऊंचाई के कारण। ऊंचाई पे आप हैं, जल के क्वथनांक घट गया है, जहाँ पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना चाहिए वो 50 या 60 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाएगा, और आपका मीट नहीं पक पाएगा, क्योंकि पानी जैसे उबलना शुरू करेगा वो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में पानी उबल के वाष्प बन जाएगा, और काफ़ी धीरे आपका जो है
क्या बोलते हैं, चिकन या चावल बनेगा, यही कारण है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। 9 नंबर चैप्टर की बात करते हैं, घर्षण। तो घर्षण में ज़्यादा कुछ नहीं है, घर्षण को बस इतना ही याद रखना कि घर्षण की घटना ठोस, द्रव और गैस सभी में होती है, ठीक है। और विज्ञान में गैस तथा द्रव को एक ही नाम तरल दिया गया है। बस इससे ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अगला जो चैप्टर है ध्वनि, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो चैप्टर है कि ध्वनि यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग जो किसी माध्यम में चले, जैसे ठोस, द्रव, गैस। देखिए यांत्रिक तरंग का मतलब क्या है, ध्वनि आप जानते हैं यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग का मतलब ये है कि उसको गमन करने के लिए, चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको यांत्रिक तरंग कहा गया है। ध्वनि की चाल 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में यह 332 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ध्वनि कंपित वस्तु से ही उत्पन्न हो सकती है, यानी कोई वस्तु अगर कंपित हो रहा है, उसमें उसके अंदर कंपन हो रहा है, तभी वह ध्वनि उत्पन्न करेगा। मानव में ध्वनि वाक यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। अच्छी लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा। मानव में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, तो मानव में ध्वनि वाक यंत्र के द्वारा उत्पन्न होती है। मेल में वाक यंत्र में 20 mm तथा महिलाओं में 15 mm तथा बच्चों में छोटी होती है। अब यहाँ पे आपको एक डाटा दिया गया है, इसको आप समझ लीजिए। जो मेल होते हैं उसमें जो वाक यंत्र होता है, उसकी जो लंबाई होती है वह 20 mm होती है, उसकी 20 mm साइज होती है। जबकि महिलाओं में जो वाक यंत्र होता है उसकी साइज 15 mm होती है और बच्चों में इससे भी छोटा होता है। ध्वनि निर्यात में गमन नहीं करती, यानी ध्वनि जो है यह निर्यात में गमन नहीं करती है, क्योंकि निर्यात में कोई माध्यम नहीं होता है, जबकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यही कारण है कि निर्यात में ध्वनि गमन नहीं करती है, इसकी गति हेतु माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल यहाँ पे और समझ लीजिए, ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव्य में और सबसे कम गैस में होता है, ठीक है। सबसे कम, अगर ऑप्शन दे देगा, मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि ध्वनि की चाल निम्न में सबसे अधिक होगी, ऑप्शन दे दिया हवा, एल्युमिनियम, इसके अलावा दे दिया हाइड्रोजन या किसी गैस का नाम दे दिया। अब ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होगी, ठीक ना। अब आगे हम बात करते हैं, जो कान का अध्ययन है इसे हम लोग ओटोलॉजी कहते हैं। कान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओटोलॉजी। आँखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आँखों के अध्ययन को ओफोल्मालॉजी कहा जाता है। अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और रुधिर का अध्ययन जो है हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कर्णपटह के कान के माध्यम से ही हम ध्वनि सुन पाते हैं। देखिए हमारे कान में क्या होता है, कर्णपटह होता है और यही कर्णपटह में कंपन होता है, और जब कर्णपटह में कंपन होता है तो यही कंपन के माध्यम से हम लोग किसी भी ध्वनि को अच्छे से सुन पाते हैं। अब यहाँ पे कुछ तथ्य जो दिया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल, ये तीनों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पे फिर ध्वनि के कुछ तथ्य निर्धारित होंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयाम क्या होता है, जिसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आयाम किसी तरंग का अधिकतम विस्थापन होता है, किसी तरंग का कितना विस्थापन हो रहा है इसी को आयाम कहा जाता है। जबकि आवृत्ति की बात करें, जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है।
और आवर्तकाल का मतलब है कि एक कंपन में लगा समय, या इसी को आवर्तकाल कहा जाता है। आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल इस तरह से कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, और ये किसी चीज़ की कंपन हो रही है ऐसे, ठीक है। अब देखिए ऐसे जो कंपन हो रही है आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आयाम है, आयाम क्या बता रहा है, किसी तरंग का अधिकतम विस्थापन। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये जो रेखा है, इस रेखा से ये ऊपर कितना दूरी तक गया, नीचे कितना दूरी तक आया, फिर ऊपर कितना दूरी तक गया, यानी जितनी ज़्यादा ये विस्थापन होगा नीचे ऊपर, इसी को हम लोग आयाम बोलते हैं। कि मतलब कि तरंग कितना दूर विस्थापित हुआ, इसको आयाम कहा जाता है। आवृत्ति का मतलब है कि ये जो है एक सेकंड में कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर रहा है, कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। आवर्तकाल का मतलब है कि ये जो है एक चक्कर पूरा करने में, मतलब कि जो है ये एक कंपन पूरा करने में, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, तो एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना समय लगा, इसी को आवर्तकाल कहा जाता है, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि आवृत्ति जो है ये हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, तो जो अल्ट्रासाउंड होता है और सोनार होता है, दोनों चीज़ें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। यानी अल्ट्रासाउंड में और सोनार में, दोनों चीज़ों में पराश्रव्य ध्वनि का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब ये पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब प्रबलता देखिए। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनते ही बनते हैं। अब देखिए प्रबलता के लिए क्या होता है, ध्वनि की जो प्रबलता है, यह प्रबलता ध्वनि की, इसमें मतलब कि ध्वनि की प्रबलता में ध्वनि या तो तेज हो सकती है या तो ध्वनि मंद हो जाएगी, ठीक है। अब ध्वनि की तेज होना या ध्वनि का मंद होना ये किस पे निर्भर करेगा, तो यह जो है आयाम पर निर्भर करेगा। यानी ध्वनि की जो प्रबलता है यह आयाम पर निर्भर करता है, ठीक है। जब ध्वनि की आयाम जो है, आयाम अधिक होगा, आयाम बढ़ेगा, तो ध्वनि की प्रबलता भी बढ़ेगी। मतलब कि ये जो आयाम है जितना ज़्यादा होगा उतना जो है तेज ध्वनि निकलेगी, उतना तेज ध्वनि निकलेगी, प्रबल ध्वनि निकलेगी, ठीक है। जब वही जो है आयाम क्या होगा, आयाम कम होगा, तब क्या होगा, तब ध्वनि मंद निकलेगी। जैसे ये आयाम कम है, ध्वनि क्या निकलेगी, मंद निकलेगी। और जो डेसिबल होता है इसे हम लोग डीबी के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना। प्रबलता के लिए, प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, तो जो प्रबलता होती है इसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ध्वनि की प्रबलता यह आयाम पर निर्भर करता है, ठीक ना। और ध्वनि आयाम पर निर्भर करता है, और आयाम के चलते कोई ध्वनि या तो तेज होगी या तो मंद होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य जो श्वसन हम लोग करते हैं, सांस लेते हैं, सामान्य तौर पे ये 10 डेसिबल की ध्वनि होती है। जब हम लोग मंद फुसफुसाहट करते हैं, यानी किसी के कान में कहते हैं, ठीक ना, फुसफुसाते हैं, सुनते हैं ना कि कोई किसी के कान भर रहा है, तो जब कोई किसी के कान भरे तो समझ लीजिए कि वह 30 डेसिबल पर बात कर रहा है। सामान्य बातचीत जो है ये 60 डेसिबल के आसपास होती है। व्यस्त बातचीत जो है ये 70 डेसिबल की होती है। और फैक्ट्री की जो आवाज़ें होती हैं, यह औसत फैक्ट्री की जो आवाज़ होती है लगभग 80 डेसिबल की होती हैं। अब यहाँ पे नोट रखना कि 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि शरीर के लिए कष्टदायक है। WHO के अनुसार मानव शरीर के लिए सबसे अच्छी ध्वनि जो है 45 डेसिबल की मानी गई है। ये लाइन गजब की और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि 45 डेसिबल की जो आवाज़ है यह WHO के अनुसार मानव शरीर के लिए सबसे अच्छी मानी गई है। चलिए आगे बात कर लेते हैं
अब हम बात करते हैं तारत्व के बारे में, क्योंकि तारत्व और जो है आयाम दोनों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखिए तारत्व जो है, इससे ध्वनि या तो मोटा निकलेगा या तो पतला निकलेगा। जैसे आप देखते हैं महिलाओं की आवाज़ पतली होती है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो तारत्व है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और पुरुषों में तारत्व क्या होता है, पुरुषों में तारत्व कम होता है, इसलिए हम लोग का आवाज़ भारी होता है। आप ऐसे समझिए कि अपने गधा देखा होगा, गधा की भी तारत्व क्या होती है, गधा की तारत्व भी कम होती है, इसलिए गधा की भी आवाज़ मोटी होती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अभी जो तारत्व है, तारत्व के चलते आवाज़ मोटा या पतला निकलेगा। ध्वनि जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। अब देखिए जब तारत्व ज़्यादा होगा तो ध्वनि कैसी निकलेगी, पतली निकलेगी। तारत्व ज़्यादा होने पे ध्वनि पतली निकलती है, जबकि तारत्व कम होगा तो ध्वनि मोटी निकलेगी। ठीक है, और ध्वनि जो है किस पर निर्भर करता है, ध्वनि आवृत्ति पर निर्भर करता है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवृत्ति पर निर्भर करता है। आगे हम बात करते हैं। अब ध्वनि देखिए, ध्वनि 3 प्रकार की होती हैं, पराश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि और अवश्रव्य ध्वनि। जो पराश्रव्य ध्वनि है ये जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है, इसे पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, और ये इंसान नहीं सुन सकता। श्रव्य ध्वनि जिसे इंसान सुन सकता है, यह 20 हर्ट्ज से लेकर लगभग ये 20,000 हर्ट्ज के आसपास होती हैं, और इसे मानव आराम से सुन सकता है। एक होता है अश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम की होती है और इसे भी मानव नहीं सुन सकता। तो मैंने बताया कि ध्वनि 3 प्रकार की होती है, पराश्रव्य ध्वनि जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं, श्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं, और फिर आता है अश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि पेड़ लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आगे हम बात करें तो अब अगला चैप्टर है हमारा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है नहीं डाला गया, मतलब डाला नहीं गया कि मतलब है या नहीं है यहाँ पे। जैसे आप ये बात करेंगे कि सर पराश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, श्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, अपश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। थोड़ा बहुत आपको भी पता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से आगे बात किया जाएगा, क्योंकि चैप्टर आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में रिपीटेड होता है। एक ही चैप्टर को लेवल बढ़ाते हुए क्लास वाइज वो बांटा गया है। अगला चैप्टर है 11 नंबर, और चैप्टर है विद्युत धारा की रासायनिक प्रभाव। ये जो है चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। देखिए अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी टीआरई 1 की क्वेश्चन है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जो अमीटर होता है, अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा कैसी है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश राशि है यानी इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं रहता है, ठीक है। विद्युत का चाल सबसे अधिक चांदी में होता है, यानी विद्युत सबसे अधिक जो है वो चांदी में गमन करती है, इसके बाद कॉपर और उसके बाद एल्युमिनियम में, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई भी पदार्थ विद्युत का सुचालक हो सकता है, यानी जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वह जो है पदार्थ विद्युत का सुचालक होगा, ठीक है। गैस वायु में विद्युत का चालन नहीं हो सकता, इसलिए गैस और वायु को विद्युत का कुचालक कहा जाता है। प्लाज्मा में विद्युत का प्रवाह संभव हो सकता है, यानी जो प्लाज्मा हमारे रक्त की जो प्लाज्मा है इसमें क्या होता है, इसमें विद्युत का चालन हो जाता है, इसलिए हमारे शरीर जो है क्या है, ये विद्युत के लिए सुचालक है। देखते हैं ना करंट मारता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो प्लाज्मा है इसमें विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक ना। और आप जानते हैं कि जहाँ पे जो है साल्टी चीज़ होगा वहाँ पे लगभग विद्युत जो है करंट मारेगा या विद्युत का जो है चालन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है
हमारा जो प्लाज्मा है इसमें विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके चलते इसमें विद्युत का चालन हो जाता है या विद्युत संभव है। संक्षिप्त में विद्युत बल्ब के संप्रेक्षित में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी बल्ब का प्रयोग कर सकते हैं, यानी अब जो है एलईडी बल्ब का प्रयोग किया जा रहा है। बात करें आसुत जल का, तो आसुत जल जिससे हम लोग शुद्ध जल कहते हैं, ठीक ना, तो शुद्ध जल में विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है, इसे विद्युत का कुचालक माना गया है। लेकिन इसमें भी हम लोग चाहें तो विद्युत का सुचालक इसे बना सकते हैं। विद्युत चालन करने के लिए या करने वाले अधिकांश द्रव्य या तो अम्ल होंगे या तो क्षार होंगे तथा लवणों के विलयन होते हैं। मतलब कि जिसमें भी विद्युत का चालन होता है या तो वो अम्ल होगा या तो वो क्षार होगा या तो फिर हो सकता है कि वो लवणों के विलयन हो। ठीक है, किसी चालक विलयन में विद्युत धारा की प्रवाह से रासायनिक अभिक्रिया होती है। मतलब कि जहाँ से विद्युत धारा गमन कर रहा है, प्रवाह हो रहा है विद्युत का, उसमें रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलता है तथा इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले, धातु के निक्षेप या रंग में परिवर्तन होता है। अब इसको ध्यान से आप समझिए। ऐसे समझिए कि किसी चालक विलयन में विद्युत धारा के प्रवाह से रासायनिक अभिक्रिया होती है तथा इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले, धातु के निक्षेप या रंग में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उस विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रोड जो है, उसमें जो इलेक्ट्रोड है उस रासायनिक विलयन में मतलब कि तो उस इलेक्ट्रोड पे या तो गैस के बुलबुले निकलेंगे या तो उस पर धातु का निक्षेप होगा, मतलब कि धातु की परत चढ़ जाएगी, या उस पर रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ये तीन चीज़ देखने को मिलेगा, इसे नोट कर लीजिए कि जब किसी विलयन में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी और इसके परिणाम स्वरूप विलयन में जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पे या तो गैस के बुलबुले बनेंगे या तो धातु के निक्षेप बनेंगे या रंग में परिवर्तन होगा। अब आगे और ध्यान रखना है कि जो बुलबुले बनते हैं दरअसल वह ऑक्सीजन के होते हैं तथा हाइड्रोजन के हो सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोड के ऊपर जो बुलबुले बनेंगे वह किसका होगा, या तो वो ऑक्सीजन का होगा या तो वो हाइड्रोजन का होगा। ऑक्सीजन की अगर बुलबुला रहेगा तो बैटरी के धन टर्मिनल पर बनेगा, ऑक्सीजन की बुलबुला होगा तो बैटरी के धन टर्मिनल पर बनेगा, लेकिन जब हाइड्रोजन के बुलबुला होगा तो बैटरी के ऋण टर्मिनल पर बनेगा। ये गजब की जो है कंटेंट है, गजब की ये तथ्य, इसको याद रखना। ऐसा ही क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो हम लोग कहते हैं कि भाई कहाँ से पूछ दिया, हमको तो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और यही चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे फिर से आप ध्यान दीजिए कि जब विलयन में हम लोग विद्युत धारा को प्रवाह करते हैं तो वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया होने के परिणाम स्वरूप उस विलयन में जो इलेक्ट्रोड होता है उस पे गैस के बुलबुले बन सकते हैं, धातु के निक्षेप हो सकते हैं या उसके रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। तीन चीज़ें होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर बुलबुला बन रहा है तो बुलबुला या तो ऑक्सीजन का होगा या तो हाइड्रोजन का होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन का बुलबुला बन रहा है तो ध्यान रखिएगा वह बैटरी के धन टर्मिनल पर बनेगा, और वहीं अगर हाइड्रोजन का बुलबुला बन रहा है तो बैटरी के ऋण टर्मिनल पर बनेगा। इतना याद रखना है। चलिए, मैं समझता हूँ आपको ये बातें अच्छी से समझ में आ रही है। आगे हम बात करते हैं विद्युत सेल के बारे में। अब विद्युत सेल जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक सेल और दूसरा होता है द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल में केवल इसे एक बार हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जो प्राथमिक सेल होता है इसको हम लोग सिर्फ एक ही बार उसके लाइफ टाइम प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं होगा। जैसे टॉर्च की बैटरी, जो बैटरी हम लोग लगाते हैं, सेल लगाते हैं, उसको अगर एक बार वो टॉर्च की सेल ख़त्म हो गई तो फिर उसको चार्ज करके अब दोबारा नहीं लगा सकते हैं। इसको हम लोग प्राथमिक सेल बोलते हैं। इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में
कन्वर्ट होती है। इसमें जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। ये शुष्क सेल होता है, डेनियल सेल होता है और लैक्सलेसे सेल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत द्वितीयक सेल के बारे में। द्वितीयक सेल को हम लोग बार बार प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अगर आपके पास इन्वर्टर की बैटरी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जो सेल लगा रहता है उस इन्वर्टर की बैटरी में, उसमें जो सेल होता है उसको हम लोग द्वितीयक सेल बोलते हैं, क्योंकि बार बार उस सेल को आप चार्ज कर लेते हैं और फिर से आप प्रयोग करते हैं। इसमें जो है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है और यह प्रक्रिया बार बार चलता रहता है। जैसे कार की बैटरी हो गई, इन्वर्टर की बैटरी हो गई, ये इसके द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल है। कार की बैटरी में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। जो कार की बैटरी होती है उसमें क्या प्रयोग होता है, तो H2SO4 का प्रयोग होता है। आगे हम बात करें तो विद्युत लेपन में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जो विद्युत का लेपन किया जाता है किसी धातु के ऊपर, तो वहाँ पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इसी को जस्तीकरण कहा जाता है या इसी को गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जस्तीकरण किसे कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक ना, या विद्युत लेपन किसे कहते हैं, तो बात एक ही है कि किसी धातु के ऊपर आप जिंक की परत चढ़ाते हैं। ध्यान रखना, धातु के ऊपर किसकी परत चढ़ाएंगे, जिंक की परत चढ़ाएंगे। इसी को जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन विद्युत लेपन करते हैं और इसके कारण जंग नहीं लगती है किसी धातु के ऊपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका प्रयोग होता है, कॉपर सल्फेट का, और कॉपर जो है ऋण टर्मिनल पर जमा हो जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका प्रयोग होता है, तो कॉपर सल्फेट का। और यह जो कॉपर सल्फेट जो है, यह कॉपर जो है ये क्या होगा, ऋण के टर्मिनल पर, मतलब ऋण टर्मिनल पर जमा हो जाता है। अब ये जो हम बात करते हैं अगला चैप्टर नंबर 12 है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। अब इसको समझिए। 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा यह बताया गया कि आवेश, जिसे हम लोग प्लस या माइनस हो सकते हैं, मतलब कि 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनके द्वारा कहा गया कि जो आवेश होते हैं या तो ये प्लस होंगे या तो माइनस होंगे। ठीक है, समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे तथा विपरीत आवेश आकर्षित करेंगे। यानी जो भी समान, मतलब कि समान आवेश होगा, प्लस प्लस होगा, ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में जाएंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि वहीं अगर प्लस माइनस हो तो दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, त्वरित चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि त्वरित चालक की खोज किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। त्वरित चालक कॉपर का बना होता है। त्वरित चालक किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, इसको याद रखना। ये ऊंचे भवनों को बिजली से बचाती है। जो त्वरित चालक होता है, जो कॉपर का बना होता है, ये क्या करता है, ऊंचे जो भवन होते हैं उसमें लगाया जाता है और ये बिजली से बचाती है। त्वरित से बचने हेतु यदि आप खुले मैदान में हैं तो नीचे बैठ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप खुले मैदान में हैं, किसी खेत बाड़ी में हो, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए त्वरित चालक आ रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आराम से बैठ जाना है। इस तरह से बैठना है कि आपके शरीर का जितना छोटा आकार हो सकता है उतना छोटा आकार बनाने का प्रयास कीजिएगा। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में बहुत तबाही मचाया था। यानी ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 2001 को ये गुजरात में कि जो भुज है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तबाही मचाया गया था। मतलब कि वो प्राकृतिक जो है कुछ घटनाएं घटित हुई थी। बात करते हैं, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में। देखिए यहाँ पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, ये एनसीईआरटी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, भूकंपीय तरंगे की बात करें तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, इसे याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखिए भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, इसे PSL कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पी तरंगे के बारे में।
तो पी तरंगे ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करता है। यानी पी तरंगे जिसे हम लोग प्राथमिक तरंगे कहते हैं, पी तरंगे जिसे हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं, इसी को हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, ठीक ना। और यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर लेता है, ठीक है। एस तरंगे जिसे हम लोग सेकेंडरी तरंगे कहते हैं या द्वितीयक तरंगे कहते हैं, यह द्रव में गमन नहीं करता, यानी द्रव्य अवस्था में गमन नहीं करता। यह मेंटल तथा क्रूड में गमन नहीं करता। कारण क्या है कि मेंटल और क्रूड दोनों जगहों पे तरल अवस्थाएं में वस्तुएं मतलब चीज़ें पाई जाती हैं, लवा पाया जाता है। इसी के कारण अगर यहाँ पे तरल है तो आप जानते हैं कि जो एस तरंग है वो तरल में गमन नहीं करती है, द्रव्य में गमन नहीं करती है। इसलिए मेंटल तथा क्रूड में एस तरंगे का गमन नहीं होता है और एस तरंगे को हम लोग अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक तरंग को क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य, और एस तरंगे को अनुप्रस्थ। एल तरंगे हैं, यह धरातलीय तरंगे कहलाते हैं। इनको हम लोग लव जो है वेव भी कहा जाता है, लव वेव, ठीक ना। एल तरंगे जो है लव वेव भी कहलाती हैं, यही धरातलीय तरंगे होती हैं और सबसे अधिक क्षति यहीं पहुंचाती हैं। एक बात मैं और बता दूं कि एल तरंगे सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती हैं, सबसे बाद में धरातल पर पहुंचती हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान एल तरंगे ही पहुंचाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, बहुत कम ही मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। पी तरंगे सबसे कम क्षति पहुंचाती है। देखिए लिखा भी गया है कि पी तरंगे सबसे कम क्षति पहुंचाती हैं तथा ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये सबसे पहले धरती पर पहुंचती हैं, गति इनकी अधिक होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, रेडॉन भूकंप के समय उत्पन्न होता है। यानी ये रेडॉन गैस जो है ये अक्रिय गैस है। रेडॉन कैसा गैस है? अक्रिय गैस है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, लेकिन जब भूकंप आने वाला रहता है उसके कुछ ही समय पहले ये वायुमंडल में भर जाता है, ठीक है, रेडॉन गैस। भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप के कई कारण हैं और यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था आपकी टीआरई 3 में। भूकंप का कारण जो है ज्वालामुखी हो सकता है कि ज्वालामुखी फट जाए, उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए, नाभिकीय विस्फोट हो जाए, या अधिक प्लेटों की गति के कारण भी जो है भूकंप के कारण बनते हैं। भारत के भूकंपीय कुछ क्षेत्र दिया गया है, इसको आप समझ लीजिए, जिसमें कश्मीर आता है, पश्चिमी क्षेत्र आता है, ये पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, मतलब कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है और जो बीच का भाग है ये भी भूकंपीय क्षेत्र है। पूरब के जो भाग है हिमालय के या पूर्वी जो क्षेत्र है जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना, ये भी क्षेत्र का है, ये भी आपका कह सकते हैं कि भूकंपीय क्षेत्र है। कच्छ का रण यानी गुजरात में जो कच्छ का रण है ये भी भूकंपीय क्षेत्र है। राजस्थान भी भूकंपीय क्षेत्र है और सिंधु और गंगा नदी के बीच का जो क्षेत्र पड़ता है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक ना, दिल्ली वगैरह, ये भी क्या है? ये भी आपका भूकंपीय क्षेत्र है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। चैप्टर नंबर 13 है प्रकाश। यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझिए कि आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो वहाँ से प्रकाश परिवर्तित होकर हमारे आँखों तक आता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि परिवर्तन के कारण ही वस्तु दिखाई पड़ती है। दर्पण के पॉलिश हेतु सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी दर्पण के पॉलिश में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। इसके अलावे 2 चीज़ मैं और बताया था, ठीक है, पिछले क्लास में, उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि दर्पण को पॉलिश करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है, इसके अलावा 2 चीज़ और आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मतदाता सूची में, यानी मतदाता जब मतलब कि कोई व्यक्ति मतदान करने जाता है तो उसके जो नाखून होते हैं उस पर एक प्रकार की स्याही लगाई जाती है और वह जो स्याही होता है वह सिल्वर नाइट्रेट का ही होता है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतदाता के उंगलियों पर किसका स्याही लगाया जाता है, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है एक समतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पे कंसेप्ट जो है ये है कि मान लीजिए कि ये प्रकाश
जो आ रहा है और ये जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्रकाश आ रहा है इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंस रे बोलते हैं। और ये फिर ये जो आपके दर्पण है, इस दर्पण से प्रकाश फिर परावर्तित होकर जा रहा है, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। इसी को रिफ्लेक्टेड रेज कहा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, बीच में चूँकि लंब है तो यहाँ पे अब आप समझेंगे तो पता चलेगा ये जो लंब है इसके ये आपतित किरण और लंब के बीच में ये जो कोण बनता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, यानी इसे हम लोग एंगल ऑफ आई से दर्शाया जाता है। और ये जो परावर्तित किरण है इसके बीच में और लंब के बीच में जो कोण बनता है इसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड कहा जाता है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि जो आपतित किरण है और ये जो परावर्तित किरण है और बीच में जो लंब है, इन तीनों का जो है, तीनों का पॉइंट एक ही होता है, एक ही केंद्र बनता है। ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपतित किरण होता है, एंगल आई जो होता है ये बराबर एंगल आर के बराबर होता है। यानी आपतित किरण का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है? समतल दर्पण पे। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। विसरित परावर्तन, किसी खुरदुरी सतह पर प्रकाश का परिवर्तन ही विसरित परावर्तन कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये तो मिरर है और प्लेन मिरर है, तो ये प्लेन है, इसका जो सरफेस है स्मूथ है। ठीक है? लेकिन क्या होता है, कभी कभी आप देखेंगे किसी खुरदुरे वस्तु पर जो है क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। किसी खुरदुरे वस्तु पे प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, तो इस केस में जो है इसे हम लोग विसरित परावर्तन बोलते हैं। पारदर्शी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है? पारदर्शी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है इसको ध्यान रखिएगा। पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी है, पारदर्शी। तो पारदर्शी का प्रयोग पनडुब्बी में होता है, टैंक में होता है तथा बंकर में होता है। बंकर का मतलब कि आप जो सैनिक देखते हो कि ज़मीन के अंदर जो छुप गए रहते हैं और फिर क्या करते हैं, इस पारदर्शी का प्रयोग करके वो दूसरे विरोधी सैनिक को देख लेते हैं। इसमें दो समतल दर्पण के बीच 45 डिग्री का कोण बनता है, इसे आप याद रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पारदर्शी में दो समतलों के बीच का कितनी डिग्री का कोण बनता है। पारदर्शी में दो समतलों के कोण, समतल दर्पण के बीच कितनी डिग्री का कोण बनता है? तो 45 डिग्री का कोण बनता है। और पारदर्शी में कितने दर्पण की जरूरत पड़ती है? तो दो समतल दर्पण की जरूरत पड़ती है। ठीक है? अब प्रतिबिंब समतल दर्पण में कितना बनेगा इसको आप समझ लीजिए। देखिए, समतल दर्पण के बीच वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। अगर दो समतल दर्पण हैं, आमने सामने एकदम रखा गया है 90 डिग्री पे, तो वहाँ पे उनके बीच जो है, उनके बीच जो मान लीजिए कि यहाँ दर्पण है, समतल दर्पण एक यहाँ है। ठीक है? दोनों तरफ इधर पॉलिश लगा है, इधर पॉलिश लगा है। तो इन दोनों के बीच में कोई वस्तु अगर रख दीजिए तो इनका जो प्रतिबिंब है दोनों दर्पण में अनंत बनेगा। ठीक है? लेकिन अगर मान लीजिए कि ये दोनों दर्पण किसी एंगल पे रखा गया है, जैसे देखिए यहाँ पे एक इस तरह से एक इस तरह से, बीच में ये कोण बन रहा है, तो इसको थीटा मान लीजिए, तब क्या होगा, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसको हल करने का तरीका है, इसको बोलते हैं 360 अपन थीटा, 360 अपन थीटा। और जब इसको हल करेंगे तब अगर आंसर सम में आ रहा है तो उसमें एक घटा देंगे, हमारा प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लीजिए काटें और इसमें आंसर विषम आया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन जब मान लीजिए 360/थीटा का मान रखने पर काटें तो वह संख्या जो है यह अपूर्ण संख्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तो अब दशमलव को हटा देंगे, इसके बाद जो भी बचेगा वही हमारा संख्या हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि थीटा का मान यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम थीटा का मान मान लेते हैं, ये जो दिया है यहाँ पे 90 डिग्री है थीटा का मान, तो थीटा का मान 90 डिग्री है और फार्मूला है कि 360/थीटा। तो 360/थीटा का मान 90 जब रखे हैं और जब काटे हैं तो 9 चौके 36, 4 बार में कट गया है, तो 4 तो सम संख्या है, लेकिन कह रहा है कि अगर सम है तो उसमें 1 घटा दीजिए, तो 4 में से 1 घटा दीजिए, 3 हमारी प्रतिबिंबों की संख्या बन जाएगी। मतलब कि दो समतल दर्पण को अगर हम 90 डिग्री के कोण पर रखते हैं
तब हमारी प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेंगी, तो 3 बनेंगी। ये बात आप समझ में याद रखिए और ये आपको फार्मूला याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किसी प्रिज्म से जब हम लोग श्वेत प्रकाश को डालते हैं तब ये 7 रंगों में विभाजित होता है और ये रंगीन हो जाता है। ठीक है, इतना बात आप समझिए। आगे हम बात करते हैं, बाहर से आँखों का जो भाग है मात्र 20% दिखाई पड़ता है। यानी अगर आपकी आँख कोई दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपका वो संपूर्ण आँख नहीं दिख रहा है, आपकी आँख का मात्र 20% भाग को ही दिख रहा है, जबकि 80% आपकी आँख की भाग अंदर होती है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो आँख है इसमें ये सबसे अंदर का जो काला वाला भाग है इसको हम लोग पुतली बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में पुपिल बोला जाता है। और ये जो भाग है जहाँ पे ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई पड़ता है इसको स्क्लेरा बोला जाता है। ठीक है, अब ये बात करें और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो इस तरह यहाँ पे ये जो लाइन है इसको आइरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइरिस। आँखों का रंग का निर्धारण आइरिस के द्वारा ही होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं किसी की नीली नीली आँखें, किसी की भूरी आँखें, तो जब गाते हैं नीली नीली आँखें वाला गाना तो इसका मतलब कि उसकी आँखें नीली नहीं है, उसकी आइरिस नीला है। ठीक है, आँखों का स्कैन होता है, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति, जैसे आप मोबाइल अपना आप देखते हैं ना फेस लॉक वाला मोबाइल चल रहा है तो उसमें देखते हैं कि जो फेस आपका स्कैन करता है मोबाइल वास्तव में आपका फेस स्कैन नहीं करता है, वो आपकी आइरिस को स्कैन कर रहा होता है। क्योंकि जब आँखों का स्कैन होता है तो आइरिस स्कैन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। आगे हम बात करते हैं कि नेत्रदान में कॉर्निया का प्रयोग होता है। मतलब कि हम किसी व्यक्ति को अपना नेत्रदान कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि आपका आँख निकाल के उसकी आँख में लगा दिया गया, ऐसा नहीं होता है। नेत्रदान में आपकी आँख के कॉर्निया को निकाल देते हैं और उसकी आँख की कॉर्निया में लगा देते हैं, बात खत्म। आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। आँखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? तो आँखों में उत्तल लेंस पाया जाता है जो इस प्रकार की होती है, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आँखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तथा इससे 2 सेल पाया जाता है। देखिए आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है? तो हमारे रेटिना पर बनता है। और ये जो है हमारी आँखों में 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। कौन कौन सी सेल हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक होता है शलाका जिसे हम लोग रॉड सेल बोलते हैं, दूसरा होता है शंकु सेल जिसे कोन सेल कहा जाता है। तो ये जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल कम प्रकाश में वस्तु दिखाती हैं। मतलब कि जिसके अंदर रॉड सेल की संख्या ज़्यादा होगी वह जीव कम प्रकाश में भी वस्तु को देख लेगा आसानी से। जैसे उल्लू में रॉड सेल की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उल्लू रात में आराम से उड़ता है, चलता है, दिखता है। ठीक है, इसी तरह से बात करें हम तो रात्रिचर जितने भी जानवर होते हैं, ठीक ना, इसमें या जो पक्षी होते हैं इसमें रॉड सेल की संख्या ज़्यादा होती है। और रतौंधी में शलाका सेल कोशिका प्रभावित होती है। रतौंधी में शलाका कोशिका क्या होती है? प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं शंकु सेल के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, किसी इंसान के अंदर, किसी जीव के अंदर शंकु सेल है तो तीव्र प्रकाश में वस्तु को देख पाएगा। यानी अगर आप तेज प्रकाश में भी वस्तु को देख ले रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके अंदर शंकु सेल की संख्या अधिक है। रोगों की पहचान करता है, शंकु सेल से जो है रोगों की पहचान की जाती है। वर्णदाता में शंकु कोशिका प्रभावित होती है। मतलब कि जो कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस जैसे देखते हैं ना, कोई कोई आदमी जो है रंग नहीं पहचान पाता है तो इसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कलर ब्लाइंडनेस है उसके अंदर शंकु सेल समझिए कि वो खराब हो गई है या प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो केकड़ों चारों ओर देख, जो केकड़ा होता है, केकड़ा चारों ओर देख सकता है। तितली के पास सैकड़े आंखें होती हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तितली के पास सैकड़े आंखें तो हमने नहीं देखी। तो देखिए ये जो तितली होती है ना, तितली इस तरह से, एक मिनट,
ये जो तितली होती है, इसे देखे होंगे आप इस तरह से। तो ये तितली पे आप देखते होंगे इसके पंख भी काला 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 कुछ रहता है। तो वास्तव में इस तितली के जो काला भाग होता है ना, वास्तव में इसके पंख के ऊपर ये इसकी आँख ही होती हैं। इसलिए तितली के शरीर पर सैकड़ों आँखें रहती हैं, ठीक है। और केकड़े जो है चारों ओर देख सकता है, क्योंकि केकड़े की जो आँख होती है देखते हैं ऐसा निकला रहता है इस तरह से, और वो 360 रोटेशन करता है, इसलिए वो किधर वो भी देख लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, उल्लू दिन में नहीं देख सकता, क्यों? इसके कारण है क्योंकि उसके अंदर शंकु सेल की संख्या कम पाई जाती है और शलाका संख्या मतलब शलाका सेल ज़्यादा होता है, तो उल्लू दिन में नहीं देख पाता है। इसमें बड़ा कर्निया तथा बड़ी पुतली व कम शंकु कोशिकाएँ होती हैं, ठीक है। यानी उल्लू के अंदर शंकु कोशिकाएँ कम होती हैं, इसलिए वो दिन में नहीं दिख पाता। उसके अंदर शलाका कोशिकाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को प्रारंभ किया था। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि को प्रारंभ किया था। आप हमें कमेंट करके बताना कि मानव के अंदर कौन सी कोशिका सबसे ज़्यादा होती है, शलाका सेल या शंकु सेल। बहुलित परिवर्तन के कारण कैलाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनता है। देखिए, जो ये बहुलित परिवर्तन होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, तो बहुलित परिवर्तन जो है इसमें कैलाइडोस्कोप में क्या होता है, सुंदर जो है पैटर्न बनता है। ये ज़्यादा जरूरी नहीं, बस इतना ही याद रखना।